हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था, हमने जो टॉपिक आधा छोड़ा था हम उसको पूरा करने वाले हैं। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार मिट्टी तैयार की जाती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन बातों का ध्यान रखेंगे। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यानी फसल करने से पहले मिट्टी तैयार करना है, ये पहला स्टेप है, यानी ये पहला चरण है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से गाइस, एक बार में समझ में आ जाएगा। आप पढ़िए। पहला पॉइंट है, इसको मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यानी मिट्टी को पलटना, यानी मिट्टी को पलटना इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो गाइस इससे जो फसलों की जड़ें होती है वो गहराई में जा सकती हैं, और गहराई में जाने पर पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। यानी कि जो मिट्टी होती है ना, उसमें अगर फसलों की जड़ें भी गहराई में जा सकती हैं तो उसमें वो आसानी से अपनी शोषण प्रक्रिया कर सकती हैं। अपना तीसरा पॉइंट है, केंचुआ किसान का मित्र होता है। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन करके केंचुआ खाद का निर्माण करता है, इसीलिए वह किसान का मित्र कहलाता है। और आपके लिए क्वेश्चन भी बनता है कि किसान का मित्र कौन होता है, तो आप बता सकते हैं। यह कंपटीशन पूछा भी जाता है कि किसान का मित्र कौन होता है, केंचुआ, क्योंकि यह मिट्टी में ह्यूमस बनाता है। कि ह्यूमस कैसे बनाता है, क्योंकि जो केंचुआ होता है ना, वह मिट्टी को उलट पुलट कर उनको अपघटित करता है, उसमें यानी मिट्टी को उलटता पुलटता है, तथा जिससे उसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का। और मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, मिट्टी को उलटना पुलटना यानी कि यह है मिट्टी को उलटना, जैसे जब भी हम खेती करते हैं तो मिट्टी को उलटना पुलटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मिट्टी को उलटते पुलटते हैं तो उसमें जो भूमि में दबे हुए, जो मिट्टी के नीचे कुछ दबे हुए जैविक पोषक तत्व हैं, वे ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जो मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है ना, वही पौधों को ये पोषक तत्व देती है। जब हम मिट्टी को उलटते पुलटते हैं तो कुछ यानी मृत जीव, वायु, जल और अधिक जैविक खनिज लवण जो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि पौधों के लिए पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए हम मिट्टी को उलटते पुलटते हैं। और अपना 5वां पॉइंट मैंने बताया था, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। यह कार्य हल के द्वारा किया जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक लकड़ी का बना होता है और एक लोहे का बना होता है। आजकल तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके खेती भी की जाती है, जिसको ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता था। जो पहले हल था वो लकड़ी का होता था, जिसको बैलों के द्वारा संचालित किया जाता था। तो गाइस इसमें इतना ही है, इस टॉपिक में इतना ही है। और मैं आपके लिए दोबारा बताता हूँ, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। केंचुआ किसान का मित्र होता है। जैसा कि मैंने आपके लिए अभी उसके लिए बताया था, केंचुआ होता है वो किसान का मित्र होता है। क्योंकि केंचुआ होता है ना, वो मिट्टी को उलटता पुलटता रहता है, जिससे कि उस पौधों के लिए पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जो मिट्टी की जो परत होती है ना, उससे ऊपर आ जाते हैं, जिसमें पौधों के लिए पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, तो उनकी फसल होने में और उनके घने होने में, यानी अच्छी फसल होने में सहायता मिलती है। और क्योंकि यह मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करता है। तो गाइस अगर केंचुआ अगर मिट्टी को ऊपर नीचे यानी उलटता पलटता है, तो उसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। जो नीचे खनिज लवण, वायु, जल आदि जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं। और अपना 5वां पॉइंट है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। तो गाइस इस टॉपिक में मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने जो आपके लिए बता दिए। हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की ओर। औजार, तो इसमें पढ़ेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं, कृषि करने के लिए किसी भी कार्य करने के लिए एक औजार होता है। यानी कि यही बात कृषि पर लागू होती है। कृषि करने के लिए हमें औजारों की आवश्यकता होती है। जैसे जब हम कृषि करते हैं, यानी फसल
उगाना, खेत जुताई करना एवं फसल से खरपतवार को निकालने के लिए कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। तो कृषि औजार में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपके लिए बताता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा, यह औजार लकड़ी का बना होता है, यानी कि ये कृषि के औजार होते हैं। ये प्राचीन कृषि के औजार हैं, वे लकड़ी के बने होते थे। आजकल जो आधुनिक युग के औजार हैं वे लोहे के बने होते हैं। यह औजार लकड़ी का बना होता है, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। यानी जो पहले लकड़ी के औजार होते थे, जो लकड़ी का बना होता था, इसमें उनमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती थी, उनमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती थी जिसे फाल कहते हैं। लेकिन आज का जो फाल है वो आधुनिक युग का है, जिसमें वो लोहे का बना होता है, वो संपूर्ण रूप से लोहे का बना होता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। यानी जो हल होता है ना, उसका मुख्य भाग एक लंबी लकड़ी का बना होता है। यानी कि हल होता है ना, उसका मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। और इसका जो अगला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, इसमें एक सिरे पर हैंडल होता है। यानी जो हल्की जो लंबी लकड़ी होती है ना, उसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। यानी कि जो दूसरा सिरा होता है ना, जो तिकोनी पत्ती वाला, जो मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, वो डंडे के मुड़े हुए सिरे से जुड़ा होता है। इसका एक सिरा इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसको बैलों की सहायता से खींचा जाता है, जिससे कि खेत की जुताई हो सके। तो जो मैंने जो आपके लिए बताए हैं 1, 2, 3 पॉइंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और खेती करने के लिए कुछ और भी औजार हैं, उनके बारे में बताएंगे। मैं इन पॉइंटों को दोबारा रिपीट करता हूँ। यह औजार लकड़ी का बना होता है, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। जो ये औजार होता है ना, प्राचीन काल के जो औजार थे वो तो लकड़ी के बने होते थे, जो आधुनिक काल के हैं वो लोहे के बने होते हैं। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। इसमें क्या होती है? इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हल सेप्ट। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। तो गाइस, कृषि औजार में जो मुख्य पॉइंट से 3 मैंने लिखा दिए। हम आगे और पॉइंटों को भी पढ़ते हैं। चलो आगे हम आगे बढ़ते हैं। यार अगले टॉपिक है हमारा कुदाली। कुदाली का उपयोग कुदाली क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, हम जानेंगे। चलो हम गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में भी जानेंगे। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम बताएंगे आपके लिए। तो कुदाली के बारे में पढ़ते हैं। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। यानी जो कुदाली है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ लगी होती है। क्या होती है? इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ भी लगी होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। जिसके एक सिरे पर चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, वो कुदाली होती है। यानी कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने के लिए। खरपतवार कैसे कहते हैं? यानी जब फसल के साथ कुछ अवांछनीय तत्व हो जाते हैं या कुछ पौधे उगाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। उनको निकालने के लिए कुदाली का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसमें लकड़ी व लोहे की छड़ भी होती हैं, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। जिसके एक सिरे पर चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। तो ये है इतना। मैं आपके लिए दोबारा समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक बार और समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ये कुदाली होती है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने कल्टीवेटर की ओर। कल्टीवेटर का उपयोग एक आधुनिक तकनीकी है जिसके ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें एक मुख्य पॉइंट है सिर्फ, इसमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जो कल्टीवेटर है, इसका उपयोग कृषि औजार के रूप में ही किया जाता है, लेकिन इसमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि इसमें ये आधुनिक तकनीकी द्वारा उपयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग केवल श्रम एवं समय दोनों की बचत करने के लिए किया जाता है। ये हमारा कल्टीवेटर है। ये हमारे 2 टॉपिक हैं यहाँ पर। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसके बारे में हम जानेंगे। बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना।
किया जाता है। यानी फसल उगाने के लिए हमको जुताई, पहले हमने जुताई टॉपिक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बुआई। उसके बाद हमने पढ़ा था कृषि औजारों के बारे में जानकारी, और उसके बाद ये टॉपिक आता है बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यानी कि फसल को बोने से पहले हमको उसके बीजों की क्वालिटी एवं उसकी गुणवत्ता के बारे में जांच करना जरूरी है कि वह बीज स्वस्थ है या नहीं। अगला टॉपिक है हमारे बीजों का चयन। बीजों का चयन यानी फसल बोने से पहले हमको बीजों का चयन करना पड़ता है कि बीज स्वस्थ है या खराब है, या उनमें कुछ किस प्रकार की कमी है। यह जिम्मेदारी केवल किसानों के ऊपर होती है। तो बीजों का चयन, क्वेश्चन है इस बीजों का चयन, यह एक बीजों का चयन जो किया जाता है जो कि किसानों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो ये है, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी। यानी कि जो बीज पानी में, कुछ तो बीज तैरते हैं, कुछ बीज बैठ जाते हैं यानी डूब जाते हैं, तो वो हल्के होते हैं भारी होते हैं। इसका आंसर आप जवाब दीजिए। चलो हम बताते हैं। इसका आंसर यह है, जब बीज क्षतिग्रस्त होते हैं यानी बीज क्षतिग्रस्त खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं। ये जो बीज होते हैं वो क्षतिग्रस्त यानी कि खोखले होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं और वे हल्के हो जाते हैं। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। यानी कि जो खोखले बीज होते हैं वह हल्के होने के कारण जल पर तैरने लगते हैं, और जो खोखले बीज नहीं होते हैं वे जल अवशोषित करके तल में नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि पानी में बैठ जाते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने करा दिए। मैं दोबारा समझाता हूँ आपके लिए। बुआई, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यानी कि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी और साफ क्लीन हो स्वास्थ्य बीजों का चयन किया जाता है, यानी हेल्दी बीजों का चयन किया जाता है। बीजों का चयन, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं, और इसका आंसर है क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और यह इस कारण हल्के होते हैं और यह पानी में तैरने लग जाते हैं। चलो हम गाइस आगे, मैंने दो टॉपिक लिखे हुए हैं, परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, हम उनके बारे में बताएंगे, जानेंगे। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। परंपरागत औजार, यह कीप के आकार का होता है। जो पहले प्राचीन काल में जिन औजारों का उपयोग किया जाता था उनको परंपरागत औजार में बताया गया है, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बताते हैं। पहला पॉइंट है, यह कीप के आकार का होता है। जो आपके परंपरागत औजार होते हैं वो कीप के आकार के होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी कि जो बीजों को कीप में, जो कीप होता है ना, उसके अंदर बीजों को कीप में डालते हैं और यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यानी 2 या 3 प्रकार के नुकीले पाइप होते हैं जिनके सिरों से गुजरते हैं और ये सिरे को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं, यानी कि जमीन में बीज को स्थापित कर देते हैं। एक और बार बताता हूँ, यह कीप के आकार का होता है। यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर, जब कीप के अंदर बीजों को डाला जाता है, यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं, जो कि 2 या 3 पाइप लगे होते हैं जो नुकीले सिरे वाले से होकर गुजरते हैं और ये सिरे को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं, यानी कि निश्चित दूरी पर बीज को स्थापित कर देते हैं, यानी कि उनको दबा देते हैं। सीड ड्रिल, अगला टॉपिक है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई में बनी होती है। यानी सीड ड्रिल का उपयोग ट्रैक्टरों द्वारा किया जाता है, जो कि आधुनिक मशीन, ट्रैक्टरों द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि आधुनिक मशीनें हैं, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। जब ट्रैक्टर द्वारा जुताई की जाती है यानी बुआई की जाती है, तब इन बीजों को समान दूरी, उनके द्वारा बीजों को समान दूरी पर एवं समान गहराई में डाला जाता है। इससे और वह आधुनिक तकनीक ये सुनिश्चित भी करता है कि बीज बोने के बाद वह मिट्टी से ढक जाएंगे और इसके द्वारा पक्षियों के द्वारा उन बीजों को खाने से रोका भी जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यानी कि जब आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं तो मनुष्य के लिए समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यानी सीड ड्रिल का उपयोग करने से हमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। और हमारा तीसरा पॉइंट है, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में भी प्राप्त होता है। मैं एक और बार रिवाइज करता हूँ इन पॉइंटों को, इन टॉपिकों को ध्यान से देखिए जरा। परंपरागत औजार, यह कीपों के आकार का होता है।
सेकंड पॉइंट है हमारा, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे को भेदकर बीज स्थापित कर देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सीड ड्रिल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके द्वारा बीज में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। इसके द्वारा समान दूरी एवं गहराई में बीजों को बोया जाता है और यह सुनिश्चित भी करता है कि बीज बोने के बाद उसको मिट्टी से ढक दिया जाए ताकि पक्षियों को खाने से रोका जा सके। अगला पॉइंट है इसमें सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मैंने जैसा कि आपके लिए बताया, जब आधुनिक तकनीकों का यूज़ करते हैं तो मनुष्य के लिए समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो इसका अगला टॉपिक है फाइनल, जो कि अंतिम है, पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें पौधों को सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उससे पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। पॉइंट है जिनके बारे में मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा पहला पॉइंट है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यानी वे पदार्थ, यानी जो खाद एवं उर्वरक जो पदार्थ होता है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, जब फसल उगाते हैं तो कुछ पोषक स्तर या पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिनको मिलाने से उनकी पूर्णता हो जाती है, पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए उन खाद एवं उर्वरक को मिलाया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, जिनसे पोषक स्तर समान रहे, एक समान रूप से रहे, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो इसका अगला पॉइंट है, मिट्टी में लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए खेतों में खाद डाला जाता है, उसे खाद देना कहते हैं, यानी उसे खाद देने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी में लगातार उगाने से कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब हम खेतों में लगातार फसलों को उगाते हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, खनिज लवणों आदि की कमी हो जाती है। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए, यानी इस कमी को पूरा करने के लिए हम खेतों में खाद डालते हैं, उसे खाद देने की प्रक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खाद देने की प्रक्रिया कहते हैं। तो गाइस, मैं आपके लिए खाद के बारे में बताता हूँ। खेतों में खाद दिया जाता है, लेकिन यह एक जैविक होता है, जिसे जीवों के द्वारा निर्माण किया जाता है। खाद का निर्माण जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से एवं पौधों के अवशिष्ट पदार्थों को से निर्मित किया जाता है। जब इनको जीव जंतुओं का अवशिष्ट पदार्थ एवं पौधों के अवशिष्ट पदार्थ को खुले गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, जब इनको कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है, तब खाद का निर्माण होता है, जिसे हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यह आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, जिसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण दे रखे हैं मैंने, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एनपीके की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। गाइस, आई रिपीट, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जिनको फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है। उर्वरक का उपयोग किसान अच्छी फसल के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि स्वस्थ एवं घनी फसल हो। लेकिन उर्वरक का ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करने से बहुत हानि होती है, इसलिए उर्वरक का कम उपयोग करना चाहिए। ज़्यादातर हमें जैविक खादों का यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, हमको जब किसान एक खेत पर लगातार खेती करता है तो उसे कुछ समय के लिए उस खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो वो पूरी हो जाए। इसलिए गाइस, हमें फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, यानी कि किसी ऋतु में एक फसल उगा ली तो दूसरी ऋतु में हमें दूसरी फसल उगानी चाहिए। ये गाइस, आपका टॉपिक यहीं खत्म होता है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। मैं इन पॉइंटों को दोबारा रिवाइज करता हूँ। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, मिट्टी में लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए खेतों में खाद डाला जाता है, उसे खाद देना कहते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, उर्वरक के उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इस और उर्वरक के बारे में बताया है मैंने, ये फैक्ट्रियों में निर्मित होता है, जो कि अजैविक पदार्थ है। इसके कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं मैंने, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन। तो गाइस, आज के लिए इतना। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो गाइस, हमारी मैथ और इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो रही हैं, कृपया आप उनको जाकर देखें।